हेलो तो हेलो संगनी हेलो साक्षी। संदीप साक्षी। ओके। ओके। आप ठीक है सिद्धार्थ वॉइस? ओके फाइन। ठीक है। तो गाइज थोड़ा सा मैं अब स्पीड अप करूंगा। ठीक है, हमने ये चीज़ें पहले से ऑलरेडी करी हुई हैं। सो मैं अब थोड़ा थोड़ा स्पीड अप इन चीज़ों को करूंगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा स्लो अप नहीं कराऊंगा, आपको थोड़ा सा स्पीड अप करके कराऊंगा चीज़ों को। तो किसी को बीच में कोई डाउट आए तो प्लीज़ मेरे से एक बार पूछ लेना, क्योंकि हमने एक बार पहले भी करा हुआ है, हम सेकंड टाइम इसको बुकिश लैंग्वेज में रिवाइज कर रहे हैं। Accountancy. Accountancy, you can say the combination of bookkeeping and accounts. मतलब कि जो टोटल हमारा काम होता है, कि जो हमारा बुक कीपिंग होती है और जो हमारी अकाउंटिंग होती है, जो जूनियर लेवल का काम होता है और जो सीनियर लेवल का काम होता है, जब इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो उसको टोटल वर्क कैन बी कॉल्ड एज अकाउंटेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अकाउंटेंसी ओनली। ओके। सो गाइज हमारा लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, सारे पढ़ लिए थे कि बचे थे? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट थे ना सारे के सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग? ओके। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं। अकाउंटेंसी जो है वो ब्रॉडर टर्म है, बुक कीपिंग एक शॉर्ट टर्म है। बुक कीपिंग उसका एक पार्ट है, अकाउंटेंसी जो है वो वाइडर टर्म है जिसके अंदर बुक कीपिंग आता है। बुक कीपिंग इनिशियल पार्ट और बाद के जो टेक्निकल जो इशू होते हैं दोनों को मिला के तो बुक कीपिंग इनिशियल को बोलते हैं, अकाउंटेंसी दोनों को मिला के बोलते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अगर आप देखते हो तो चैप्टर नंबर 1 में आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन दी हुई है। ये ना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, बुक का पेज नंबर 1.8 है और आपको डीके में भी दी होगी और टीएस में भी दी होगी, दोनों में दी होगी। हाँ, सॉर्ट ऑफ जूनियर एंड सीनियर। ओके, तो हमारा सेकंड हो गया गाइस। ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ना हमने पढ़ा, हमारी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, और हम जो है एक और सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। Why consumers are interested in accounting information? Okay, Nitakshi, consumers are interested in accounting information. Okay, मैं एक बार निताक्षी के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। कंज्यूमर्स इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो ना आप इसको लिटरली ये मत समझो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब कि वो मेरी बुक्स में आएंगे, मेरी एक एक वैल्यूज को पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब कि मेरी मेरी कंपनी की क्रेडिबिलिटी, मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखने के लिए। आप गाड़ी खरीदने जाते हो, एक कंपनी है जो लॉसेस में जा रही है, गाड़ी बहुत अच्छी है, उस कंपनी की गाड़ी खरीदोगे, या एक कंपनी है बहुत प्रॉफिट में है और गाड़ी अच्छी है तो उस कंपनी की गाड़ी खरीदोगे? कौन सी कंपनी की गाड़ी खरीदोगे निताक्षी? द कंपनी विच इज इन लॉसेज और द कंपनी विच इज इन प्रॉफिट? क्यों? गाड़ी तो उसकी भी अच्छी है लॉसेज वाली की, आपको पसंद भी है, तो आप उसको लॉसेज वाली को क्यों नहीं खरीदोगे? बिकॉज आप उसको 10 या 15 साल के टाइम ड्यूरेशन के लिए परचेज कर रहे हो। अगर वो कंपनी लॉसेस में और 3 साल बाद बंद हो जाती है तो पब्लिक इमेज इज अ डिफरेंट थिंग दाक्षी, बट आपको उसकी सर्विसेज नहीं मिलेंगी, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इन दैट केस जब भी आप एक बल्क पैसा लगा रहे होते हो तो उस केस के अंदर आप एक देखते हो कि ये चीज मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉफिटेबल भी हो, कि मेरे लॉसेस तो नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए कस्टमर आर इंटरेस्टेड कि भाई आपका ऐसी कंपनी की हम गाड़ी ना खरीदें, ऐसी कंपनी के हम प्रोडक्ट्स ना खरीदें जो कंपनी लॉसेस में हो और बाद में हमको इनकी सर्विसेज ना मिल पाए। ठीक है, ओके। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में टेस्ट में बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग था, दोनों सेम होंगे? हाँ, ऑलमोस्ट दोनों सेम होंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा।
अगर रीसेल करेंगे तो मार्केट वैल्यू कम होगी। हाँ, मार्केट वैल्यू कम होगी या होगी नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं ना। जब उसकी सर्विसेज ही नहीं मिलेंगी तो कौन उस फोन को और सामान को खरीदेगा। सो इन दैट केस देर इज नो यूज की जो चीज़ बंद होने वाली है हम उसको खरीदें। ठीक है, क्योंकि उसका 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 मार्केट में कोई कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं है। छोटा सा भी एक पार्ट खराब हो गया तो हम कहेंगे कि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो गाड़ी वेस्ट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मार्केट वैल्यू इन एवरीथिंग इज लो। ओके, नाउ डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, ये दो हमारी जो है दो हमारे तरीके से हम अकाउंट्स बनाते हैं। अब दोनों जो तरीके से अकाउंट्स हैं, इनमें दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में हमारा जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि हम जो डबल एंट्री बुक कीपिंग है ना, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग हम एक थोड़ा सा आपका टेक्निकल पर्सन बनाते हैं। टेक्निकल पर्सन हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो है आपका जो पर्सन थोड़ा सा बुक कीपिंग जो होता है डबल एंट्री वाली, ये जो बड़ी फॉर्म होती है वो बनाती है। और जो सिंगल एंट्री होती है ये आपकी जो छोटी फॉर्म्स होती हैं वो भी बनाती हैं। अब सोचो कि एक पान वाला है, पान वाले को क्या 2-3 साल 4 साल की टेक्निकल नॉलेज होगी जो वो कहेगा कि भाई मैं तो बुक्स ऐसे बनाऊंगा? क्या उसने अकाउंट्स पढ़ रखा होगा? नहीं। क्या उसके पान वाले के बहुत सारे ऐसे कोई यूजर्स होंगे जो कहेंगे मुझे अपने अकाउंट सिखाओ? माइट भी शायद एक दो, गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत टैक्स अगर वो देता होगा तो इन दैट केस उसके वो यूजर्स हो जाएंगे। प्लस अगर अगर बैंक से उसने अकाउंट खुलवा रखा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वही यूज़र हो जाएगा। ना तो उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, ना कस्टमर्स में उसमें इंटरेस्टेड होंगे, ना ही उसके इन्वेस्टर्स होंगे, ना ही लेंडर्स होंगे, ना ही क्रेडिटर्स होंगे। सो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग अगर डबल एंट्री में बनाए तो उनको पहले तो 3-4 साल 5 साल ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसके लिए उसको एक अलग से बंदा रखना पड़ेगा अकाउंट्स का, सीए से वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि एक पान वाला इतना एफर्ट ले पाएगा? नहीं। उस चीज के लिए हम कहते हैं कि यार आप लोग इतना एफर्ट नहीं ले पाओगे, आप इतनी टेक्निकल चीजें नहीं बना पाओगे, दैट्स व्हाई ये डबल एंट्री बुक कीपिंग ना आपके लिए नहीं है। आपके लिए एक और मैं छोटा सा कंसेप्ट बनाता हूं, उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। दिस इज नॉट एक्यूरेट, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, दिस नेवर टेलीज, ये आपस में टेली भी नहीं होती है। इसमें हम मिस्टेक्स भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं बोल सकते हैं, इसके अंदर हम कोई प्रूफ्स भी नहीं रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमको कोई भी वो बेनिफिट नहीं मिलता जो कि हमको यहाँ पे मिलता है। बट इसका सिर्फ एक बेनिफिट है, ये सिंपल होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। ये आपका जो होता है ये कोई भी पर्सन समझ लेगा। तो जो आपके फादर और मदर घर पे एक छोटा सा हिसाब बना रहे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। तो हम आज तक जो भी हिसाब लिखते आए हैं या देखते आए हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं? हम उसमें बोलते हैं जी कैश कितना आया वो प्लस कर लो, और कैश कितना माइनस गया वो माइनस कर लो। 90% ट्रांजेक्शन तो हम कैश से सॉल्व कर देते हैं, सिर्फ कैश में प्लस माइनस करते रहते हैं। उसके अलावा हमको, जैसे पान वाले का एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पान वाले से उधार लेके जाता है तो क्या करता है पान वाला? अगर पान वाले से कोई उधार लेके जाता है तो पान वाला क्या करेगा? डेटर अकाउंट ओपन करेगा, उसमें उसमें बड़ी बड़ी एंट्रीज मारेगा। एक छोटी सी जगह पे कहेगा जी ये मोहन जी हैं, ये मोहन का नाम खोला, 12 रुपए लेने हैं, 15 रुपए लेने हैं, 20 रुपए लेने हैं, 20 रुपए लेने हैं, 15 रुपए लेने हैं, ऐसे लिखता जाएगा। मोहन के नाम से एक अकाउंट खोलेगा और मोहन के अकाउंट से नाम खोल के ऐसे छोटे 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 प्लस की एंट्री लिखता जाएगा। ठीक है, क्या उसको कभी पता चलेगा कि मोहन ने 15 रुपए का क्या खरीदा था? नहीं। क्या मोहन उससे पूछ सकता है कि सर मैंने 15 रुपए का क्या खरीदा था? ना मोहन को याद है, ना उसको याद है। अगर कल को मोहन कहता है जी मैंने तो 15 रुपए का तुमसे सामान नहीं खरीदा, तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अगर मोहन बोलता है मैंने तो आपसे 15 रुपए का सामान नहीं खरीदा, तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे।
और आपका अगर ये जो जो क्या कहते हैं, जो ये पान वाला है, ये अगर कुछ लिखना भूल जाता है तो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, मतलब उसका लॉस हो गया। ठीक है, अगर उसने कुछ उधार पे लिया होता है तो वो यहाँ पे सोहन का नाम खोलेगा और बोलेगा जी सोहन को कितने पैसे देने हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 20 रुपए, ये सोहन का अकाउंट खुल गया। तो जिससे पैसे लेने हैं उसका एक अकाउंट, जिसको पैसे देने हैं उसका एक अकाउंट, जिससे कैश आ जा रहा है उसका एक अकाउंट। ये बंदा कभी भी अपना स्टॉक मेंटेन करके रखता है। पान वाले को पता होगा मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वर्बली पता होगा, वैसे नहीं पता होगा। ठीक है, इन दैट केस जो बहुत छोटा होगा वो कैश भी नहीं मेंटेन करेगा, वो सिर्फ क्या मेंटेन करेगा, पैसे किससे लेने हैं और पैसे किसको देने हैं। आप एक छोटी सी दुकान, मिठाई की दुकान पे जाते हो, मिठाई की दुकान वाला सामान में पैसे काटता है और लेके अपने गल्ले में डाल लेता है, गल्ला मीन्स कैश काउंटर। ठीक है, क्या उसको पता है मेरे कैश काउंटर में कितने पैसे पड़े हैं? दर्जीनो, उसको नहीं पता जी मेरे कैश काउंटर में कितने पैसे पड़े। उसको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि मैंने एक सामान अपने यहां से बेचा और इन दैट केस उसके बदले में पैसे जितने लेने थे वो ले लिए। मैं इस कैश काउंटर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो चीटिंग नहीं हो सकती, वो ट्रस्ट पे चल रहा है। क्या उसको पता है उसकी दुकान में दवाई कितने, उसकी दुकान में सामान कितने का पड़ा है, उसकी दुकान में मिठाई कितने की पड़ी है? अगर उसका एक एम्प्लॉय लेके उसकी एक मिठाई खा जाता है तो उसका वो ट्रैक रख सकता है? नो। ठीक है, इसी तरीके से एक दवाई वाले की दुकान है, अगर दवाई वाला अपनी दुकान में उसका एम्प्लॉय जो है छोटी सी एक दवाई लेके जेब में रख लेता है, तो क्या उसका वो ध्यान रख सकता है कि जब दवाई जो है वो कहाँ गई? क्योंकि उनके पास कोई स्टॉक का लेजर ही नहीं है, उन्होंने कुछ मेंटेन ही नहीं कर रखा, वो तो सिर्फ अपनी गट फीलिंग पे चल रहे हैं कि कैश काउंटर जो है, कैश काउंटर के अंदर प्लस माइनस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ और जो सामान जा रहा है उसके पैसे ले रहा हूँ। दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड। दिस मेथड इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे गलतियों के बहुत सारे चांसेस हैं, यहाँ पे बोलने के बहुत सारे चांसेस हैं, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, चोरी भी हो सकती है, कोई ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है, पैसे हम किसी से लिखते टाइम भूल भी सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं। तो सिंगल एंट्री जो छोटी फॉर्म्स होती हैं जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा आपका वो नहीं होता, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या नॉलेज नहीं होती। बहुत छोटे निताक्षी, एक बात बताओ अच्छा, कि जो हमारा नॉर्मल मार्केट्स होती हैं, नॉर्मल मार्केट्स में जो बिजनेस होते हैं वो बहुत छोटे जरूरी थोड़ी होते हैं, एक मीडियम लेवल के बिजनेसेस होते हैं जो नॉर्मल शॉप्स पे हमारी खुली हुई हैं। आपका एक छोले कुलचे वाला रेडी पे भी यही फिलॉसफी अपना रहा है। आपका जो है, आपका अगर लोकल मार्केट में हमारा एक स्टेशनरी वाला है वो भी यही फिलॉसफी अपना रहा है। आपका अगर हम नॉर्मली एक बड़े शॉप में उसमें देखें, मेडिकल स्टोर देखें, वो भी यही फिलॉसफी अपना रहा है। ठीक है, तो जो जो आज की डेट में प्रोफेशनल है ना, जैसे कि शॉपर स्टॉप हो गया, आपका फ्रेंचाइजी मॉडल्स में आपके लिवाइस वगैरह हो गए, ये तो आपका जो है प्रॉपर ढंग से अकाउंटिंग करते हैं। बट जो छोटे मोटे स्टोर्स हो गए, खाने के आउटलेट्स हो गए, आपके जो है नॉर्मल शॉप्स हो गई, यहाँ पे सभी अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रखते हैं कि जी गट फीलिंग के अकॉर्डिंगली हम पैसा जो है प्लस माइनस करते रहेंगे। तो दैट्स व्हाई बहुत छोटे नहीं, मीडियम लेवल ऑफ बिजनेस पे भी जहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, जहाँ वो पैसा नहीं रखना चाहते, अकाउंट्स का एक बंदा नहीं रखना चाहते, वहां पे यही सिस्टम मैनेज होता रहता है। ठीक है, ओके। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग पे हम दोनों एस्पेक्ट्स, जो दो एस्पेक्ट्स हमने पढ़े, एक चीज आ रहा है, एक चीज जा रहा है, हम दोनों रिकॉर्ड करते हैं जिससे कि गलती के चांसेस ना हो, क्लियरिटी रहे, सब चीजों के प्रूफ हो, हमको फ्यूचर में कोई भी बंदा माने तो मान सकता है। यस कुणाल, बोल सकते हो आप, एमएसएमई सेक्टर्स जो हैं उनमें आप बोल सकते हो, बट ना इट 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 डजंट डिपेंड्स ऑन सेक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि कौन पर्सन जो है वो मेंटेन कर रहा है और कौन पर्सन मेंटेन नहीं कर रहा। सेक्टर से इसका कोई भी लेना देना नहीं। बहुत बड़ी बड़ी जो फॉर्म्स होती हैं वो भी कई बार इसको मेंटेन नहीं कर रही होती है, बहुत छोटी छोटी फॉर्म्स होती हैं वो भी मेंटेन कर रही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखो, डोमिनोज का छोटा सा आउटलेट है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, बट आपका चांदनी चौक में एक बहुत बड़ा आउटलेट है, वो मेंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, कपड़ों का छोटा सा एक लिवाइस का स्टोर है, मेंटेन कर रहा है।
बट आपका सदर में खुला हुआ एक बहुत बड़ा कपड़ों का शोरूम है, वो मेंटेन नहीं कर रहा। तो इट डिपेंड्स कि वो पर्सन ने किस तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करा हुआ है, दैट टोटली डिपेंड्स। बट जर्नली जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता रहता है, लोग उसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ से पैसे आते जाते रहते हैं, वहाँ पे हमको डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। रीजन बीइंग कि उसमें एक्यूरेसी और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। जितना छोटा बिजनेस होता रहेगा, सिंगल हैंडेडली बिजनेस होता रहेगा, वहां पे हमको जो है सिंगल हैंडेडली बिजनेस में आप ये वाला चला सकते हो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं। So, double entry bookkeeping is a system in which both aspects, debit and credit, both aspects are recorded, and single entry bookkeeping is a bookkeeping जहाँ पे single aspect is recorded. Okay, तो हमारे आते हैं कि आपका जो ओके तो हमारा ऊपर हमारे क्वेश्चंस में आते हैं हम। स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग। डबल एंट्री बुककीपिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एंड देन बुक्स प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मल जो हमारा एक काम होता है, जो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, अकाउंट्स की एक्चुअल डेफिनेशन में रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा, कम्युनिकेट करा, एनालाइज करा, एंड पूरा वो प्रोसेस हो गया हमारा। देन कम्स टू योर एडवांटेजेस। ये एडवांटेजेस ओवर द सिंगल एंट्री सिस्टम है कि अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं करके डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस। फर्स्ट, साइंटिफिक सिस्टम। ये मेटर सिस्टम तो है ही ना, इसका एक प्रॉपर एक सिनेरियो, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही ना। आपका सिंगल एंट्री सिस्टम का तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। तो दिस इज अ मोर सिस्टमैटिक सिस्टम, दिस इज अ मोर एक्यूरेट सिस्टम एज कंपेयर टू योर नॉर्मल जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आपका जो है ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, गलतियों के चांसेस कम। तो साइंटिफिक सिस्टम कैन बी कॉल्ड एज एनी सिस्टम जहाँ पे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू काम कर रहे हो। सिस्टमैटिक एक तरीका है। कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, इसमें कुछ भी मिस नहीं होता, सारी जो चीज होती हैं उनको आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है यहाँ पे हर चीज जो होती है वो मैथमेटिकली प्रूव्ड होती है, मैथमेटिकली उसकी कैलकुलेशन आपके पास होती है। सिंगल एंट्री में, हाँ सिंगल एंट्री में आप जो है आपका एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं होती है, आपके पास मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं होती कि 2+2 4 ही होगा, वहां पे तो आप आधी चीजें लिख ही नहीं रहे होते। तो इस वजह से यू कैन नॉट डिटरमाइन। प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि सिंगल एंट्री में जब आप लिखोगे ही नहीं कि पैसा कितना आया, कितना गया, कितना चोरी हुआ, कितना स्पॉइल हुआ, तो आप तुक्के में तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो, एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपके पास आज के डेट में कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, वो पूरी फाइनेंशियल पोजीशन की आपको नॉलेज होती है। फुल डिटेल्स फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल, आप कंट्रोल जो है, क्यों कंट्रोल अगर तब करोगे जब वो हर चीज की नॉलेज होगी। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में आपको हर चीज की नॉलेज होती है, कंट्रोल इज इजीली पॉसिबल। कंपैरेटिव स्टडी, स्टडी करना तब पॉसिबल है जब आपके पास दो फॉर्म्स का, अलग अलग फॉर्म्स का रिटर्न में डेटा हो। तो आपके पास जो है रिटर्न में डेटा यहाँ पे आपका पॉसिबल हो पाता है, कंपैरेटिव स्टडी भी पॉसिबल हो पाती है। हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, आपके पास सारा डेटा होता है, सारा एक्सेस होता है, तो हम उसको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर पाते हैं। नेक्स्ट इज डिटेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन। व्हेन यू हैव ऑल द डेटा यू कैन इजीली फाइंड आउट द फ्रॉड्स, तो आपका यहाँ पे फ्रॉड्स भी पकड़ पाते हैं। ठीक है, सिंपल जो आप अकाउंट्स के एडवांटेजेस बोलते हो ना, वो डबल एंट्री के हमने एडवांटेजेस बोल दिए। देयर इज नथिंग, नो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हम इसमें बोले कि ये वाला पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री, इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं और सिंगल एंट्री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आ गया कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द वेरी स्मॉल फर्म्स, इट इज अ इनकम्प्लीट a system of the accounting basically used by the firms which are not able to maintain the double entry bookkeeping. सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है ये आपका अनसिस्टमैटिक होता है, इसमें एक्यूरेसी नहीं फाइंड आउट हो पाती, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो एडवांटेजेस होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस एफर्ट्स नीडेड। बाकी इसका कोई भी एडवांटेजेस नहीं है। बाकी जो हमने डबल एंट्री के करे थे उन सबको आप रिपीट कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो आपके वो इसके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। एंड यहाँ पे आप 3 बुक्स जनरली रिकॉर्ड करते हो, कैश, डेटर एंड क्रेडिटर। ये 3 चीजें आप रिकॉर्ड करते हो सिंगल एंट्री में। उससे भी छोटी फॉर्म होगी तो कैश भी नहीं रिकॉर्ड करेगी, सिर्फ डेटर एंड
क्रेडिटर को ही रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो गाइस आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ और आप लोग कुछ लिख भी नहीं रहे हो, तो आप जागे हो सारे या सो गए? समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? ओके, फाइन, गुड, ग्रेट। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। फर्स्ट चैप्टर में किसी को किसी और टॉपिक में कोई डाउट? ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम ऑलमोस्ट पहले भी कर चुके हैं। सो इन दैट केस अभी हमने एक बुकिश लैंग्वेज से करा है, तो उसमें आई थिंक सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर अप हो जाते हैं। ओके, अब हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज योर बेसिक टर्म्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स संख्या बचे हैं, ये सब मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का एक टॉपिक बच गया हमारा, वो मैं भी बाद में कराऊंगा, अभी के लिए मैं छोड़ दूं। चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट हमारा जो है दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई बता सकता है व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? फर्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में नहीं, बुक में तो आप रट लोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, नहीं हिमानी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। Exchange of goods and services via money. It's an example of a business transaction, but actually वो business transaction क्या हुआ? Not only cash नोरा, without cash भी business transactions होती हैं। अर्चित, जरूरी नहीं है कि मनी इन्वॉल्व हो, विदाउट मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट के भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं। नॉट संज्ञा, जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक इवेंट हो। देखो आप फर्स्ट लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट, दोनों हो सकती है ना। तो उन्होंने सबसे पहले बोल दिया कि फाइनेंशियल भी हो सकती है, और जब फाइनेंशियल के अलावा दूसरा वर्ड बोल रहे हैं तो इकोनॉमिक भी होती है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, कोई और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बिजनेस ट्रांजेक्शन हर वो ट्रांजेक्शन होगी जिस ट्रांजेक्शन को, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, मैं अगर बिजनेस में लिख सकता हूं तो उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। एनी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, which can be converted into monetary and affects my business it can be a economic event, it can be a non-economic event, is termed as business transaction। मैं घर पैसा लेके गया इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द मनी। ओके, संगनी मैंने बोला बिजनेस ट्रांजेक्शन हर उस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक हो, अगर वो मेरे अकाउंट्स में, मेरे बिजनेस में, मैं उसको फाइनेंशियल टर्म्स में चेंज करके लिख सकता हूं और वो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी चीज जो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है एंड दैट कैन बी ascertained into the monetary terms is known as a business transaction। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। बुकिश लैंग्वेज में अगर हम पढ़ते हैं तो अ बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब फाइनेंस नेचर में होना चाहिए। इकोनॉमिक इवेंट मतलब कि वो आपको प्रॉफिट लॉस देने वाला होना चाहिए। एंटर्ड बाय द टू पार्टीज, दो लोग होने चाहिए बीच में इन्वॉल्व। ठीक है, इफ द फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी changes the financial position of the enterprises, stating differently, agreement between the two parties, transfer, exchange of goods and services, ये सारा का सारा आपका एक बुकिश लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दो बंदों के बीच में
जब भी एक कोई ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में बोल सकते हैं या मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे मेरा बिजनेस इम्पैक्ट होता है, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। क्लियर? फाइन। बुकिश लैंग्वेज में देखो डेफिनेशन आएगी तो आपको बुकिश लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी। समझने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत है, बट डेफिनेशन में अगर नंबर लेने हैं तो जो बुक में लिखा हुआ है 5 लाइनें मुझे ये टेप टेप की चाहिए इस चैप्टर के। ठीक है, थ्योरी का मेरे पास इससे अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं थ्योरी समझा सकता हूं, आंसर में लिखने के लिए आपको ये 4 लाइनें टेपनी पड़ेगी। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट इज अ अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं, वो तो अकाउंट्स है, सब्जेक्ट है। ये अकाउंट है, ACCOUNT अकाउंट। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसको अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग बोलते हैं। ये एज अ अकाउंट, ACCOUNT। एनीवन? ये अलग चीज है, वो चीज नहीं है। संज्ञा के अलावा कोई और? गाइस थोड़े बहुत तुक्के मारो। वेयर इज कैश इज रिकॉर्डेड, नहीं संगनी। कोई और? रिकॉर्ड नहीं। सैलरी अकाउंट होता है, हाँ होता तो है सैलरी अकाउंट, मैंने कब मना किया? देखो दिख भी रहा है आपको सामने, जो बुक खुली है उसमें दिख रहा है। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू अ इंडिविजुअल फर्म और आइटम, हाँ ये थोड़ा बहुत ठीक है। इजी लैंग्वेज में बोलो सिद्धार्थ, इतनी इजी में बोलो कि देखो मेरे को कुछ नहीं आता और मैं समझ जाऊँ, इतनी इजी लैंग्वेज में बोलो। ओके चलो मैं बताता हूँ। अकाउंट जो यहाँ वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है कि हमारे बिजनेस में हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं। अब सैलरी को रिलेटेड भी मेरे अगर 20 एम्प्लॉयज है तो हर किसी की हर महीने ट्रांजेक्शन हो रही होगी। अगर 20 एम्प्लॉयज हैं तो 20 हर महीने 20 ट्रांजेक्शन हो रही होंगी और साल में 12 ट्रांजेक्शन हो रही होंगी। तो टोटल कितनी ट्रांजेक्शन हो गई? 20 इंटू 12 240। तो पूरे साल में 240 ट्रांजेक्शन हो गई गाइस। पूरे साल में 240 ट्रांजेक्शन हमारी हो गई। करेक्ट? ठीक है। अब पूरे साल में जो 240 ट्रांजेक्शन हमारी हो गई हैं वो हम 240 जगह लिखी होंगी हमने, क्योंकि जब भी सैलरी दी होगी उसको अलग मेंटेन करा होगा, फिर सैलरी दी होगी अलग मेंटेन करा होगा। तो ऐसे तो हजारों लाखों ट्रांजेक्शन हो गई होंगी। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो हम बोलते हैं कि जी जो ट्रांजेक्शन एक जैसी हैं उन सारी ट्रांजेक्शन को कंबाइंड करके आप एक हेड के अंदर डाल दो। तो जो सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ना उन सबको उठा के सैलरी के हेड के अंदर डाल दो। जो आपकी सारी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है ना उनको उठा के कैश के हेड के अंदर डाल दो। जो बैंक से रिलेटेड है उनको उठा के बैंक के हेड के अंदर डाल दो। तो हम जितने भी डिफरेंट हेड्स होते हैं ना उन सब के अंदर हेड्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को डाल देते हैं। नाउ दिस हेड जिसके अंदर एक ही तरीके की सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, दिस हेड इज कंसीडर्ड एज अ अकाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मेरे पास आपका मेरे पास आप लोगों की फीस आई। तो जो फीस है मेरे पास अलग अलग बच्चों से 100 बच्चों से फीस आई। अब वो 100 बच्चों से जो फीस आई वो सब है तो फीस के अंदर ही ना, आपने मेरे को 2 बार 4 बार 6 बार में फीस दी। तो मैं सारी की सारी फीस को उठा के एक फीस हेड के अंदर डाल दूंगा। दैट इज नोन एज माय फीस अकाउंट। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने दिया, तो जो मैंने 12 महीने में 12 बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया
तो मैं उसको उठा के डाल दूंगा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, और सारी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें जो होंगी वो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में आ जाएंगी। सो जो अकाउंट्स हैं, वो अकाउंट का मतलब ACCOUNT, अगर हम बोलते हैं इसका अकाउंट मेरे को दिखाओ, दैट मीन्स कि एक स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स इन दैट पर्टिकुलर पीरियड मुझे दिखाओ। नाउ क्लियर व्हाट इज अकाउंट? गाइस क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं। पापा या मम्मी डेली सुबह दूध लाते हैं। अब दूध डेली आता है घर में 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर। हाँ सिद्धार्थ, आपकी डेफिनेशन सही थी। तो आपका 2 लीटर, 1 लीटर, 3 लीटर का दूध आता है। निदाक्षी रिपीटेड नहीं हो पाएगा, दोबारा से एक बार आप इस वाले टॉपिक के लिए एक बार रिकॉर्डिंग क्लास देखना। तो जो हमारा दूध आता है वो दूध हमारा डेली आता है। अब महीने के लास्ट में हमारे पास 30 ट्रांजेक्शन हो गई, वो 30 ट्रांजेक्शन ओनली मिल्क की। और मैं पूरे साल में देखूं तो 365 ट्रांजेक्शन हो गई जो कि आपकी सिर्फ मिल्क की हो गई। अब मैं तो ऐसे डेली लाता हूँ, ट्रांजेक्शन नोट कर देता हूँ, डेली लाता हूँ, ट्रांजेक्शन नोट कर देता हूँ। तो मेरे पास इस तरीके की बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो गई। मैं साल के लास्ट में एक बनाता हूँ मिल्क अकाउंट। मिल्क अकाउंट के नीचे मैं सारी ट्रांजेक्शन्स का टोटल लिख देता हूं। अब अगर पापा को चेक करना है कि ट्रांजेक्शन्स कैसे हुई, कितना एक्सपेंस हुआ या कितना ठीक है या गलत है, तो वो कहेंगे जी मुझे मिल्क अकाउंट दिखाओ। दैट मीन्स ही इज आस्किंग फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मिल्क इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो मिल्क की सारी ट्रांजेक्शन का टोटल मान रहे हैं। क्लियर गाइस? अकाउंट्स का मतलब मेरे को सिर्फ 2 बच्चों का यस आया था, 2 बच्चों के अलावा बाकियों का यस नहीं आया था। क्लास में तेरा 14 स्टूडेंट्स, तो मुझे एटलीस्ट 12 to 13 तो यस नो मिले। नो हो तो नो बोलो। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल तो सबको पता होगा, कैपिटल तो बताने की जरूरत नहीं है। बस या संज्ञा, अच्छा कॉपी पेस्ट मारा आपने। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द ओनर। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी डेट टू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। ओनर जितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो कैपिटल होता है, एंड अमाउंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यस, अर्चित हिंदी लैंग्वेज में मेरे को सबसे बेटर समझ में आता है। तो जैसे अर्चित ने मुझे बताया सिंपल, मेरे को सबसे बेस्ट ऐसी लैंग्वेज में बताया करो। ठीक है, मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज या मेरे को बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझना। तो अर्चित ने बोला कि ओनर जितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश फॉर्म में भी हो सकता है और किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, बट ओनर ने जितना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा दैट कंबाइंडली नोन एज कैपिटल। ओके फाइन संज्ञा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कैपिटल में मैं बहुत ज्यादा इसको इलाबोरेट नहीं कर रहा, क्योंकि कैपिटल के रिटर्न में उसको जो होता है वो इंटरेस्ट मिलता है या वो प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसको हम लोन नहीं बोलते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। So any amount invested by the owner into the business is known as capital. It may be in the form of cash, it may be in the form of goods, it may be in the form of services. Clear? Okay. Next is drawing. What is a drawing? Drawing क्या होता है? The amount withdrawn by the owner from the business. जैसे कि जो जमा कराया बिजनेस के अंदर उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और जो विड्रू करा लिया बिजनेस के अंदर से, जो उसने कहा जी मेरे पास अभी के लिए मैं पैसा कुछ निकाल कर ले जाना चाहता हूं, तो जितना पैसा या गुड्स या सर्विसेज, जो भी चीज वो बिजनेस से, नॉट ओनली मनी, नोरा, इट्स नॉट ओनली मनी, anything that is taken by the owner from the business, this is known as drawing. वो गुड्स भी लेके जाएगा उसको भी हम ड्राइंग्स बोलेंगे, वो सर्विसेज भी लेके जाएगा तो उसको भी हम ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई गुड्स नहीं अर्चित, नॉट ओनली गुड्स, एनीथिंग, गुड्स, मनी, सर्विसेज, एनीथिंग।
गॉट इट? तो इसको भी मैं बहुत ज्यादा एलाबरेट नहीं कर रहा, ये भी वही सिंपल सा चीज है। ओके, देन योर लाइबिलिटी, व्हाट इज अ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी क्या हुआ? उधार, यस। इट्स अ ब्रॉड टर्म, इट्स अ मोस्ट ब्रॉडेस्ट टर्म हमारा लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो दो आपकी टर्म्स बहुत ब्रॉड होती हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इज द मोस्ट, सबसे बड़ा हेडिंग, सबसे इसके बाकी सब चीजें इसके नीचे आती हैं। तो इन दैट केस सबसे बड़ी हेडिंग इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी मतलब कंपनी के ऊपर उधार, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू पे, जितना उसको, नॉट ओनली आउटसाइडर सिद्धार्थ, इसको हम आउटसाइडर को भी पे करने को लाइबिलिटी बोल सकते हैं, एंड ओनर को पे करने को भी लाइबिलिटी बोल सकते हैं। तो उसको हम आउटसाइडर्स लाइबिलिटी एंड ओनर्स लाइबिलिटी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी, ओनर्स लाइबिलिटी जो कैपिटल को पे करना है, एंड आउटसाइडर्स लाइबिलिटी जो बाकी दुनिया को पे करना है। तो लाइबिलिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, बट लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, हमारी लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक हमारी है नॉन करंट लाइबिलिटी एंड दूसरी हमारी है करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी एक तरीके से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई जो लंबे टाइम में बिजनेस में यूज आ रही है। एंड करंट लाइबिलिटी आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो गई। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब जो कि आपकी एक साल से छोटे टाइम ड्यूरेशन की लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब कैपिटल हो गया, बैंक लोन हो गए, ये आपके एक साल से बड़े टाइम ड्यूरेशन की लाइबिलिटी है। एंड करंट लाइबिलिटी में आपका बेडेट हो गया, सॉरी, क्रेडिटर हो गए, आपका शॉर्ट टर्म लोन हो गए, ये आपका करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज कैन बी लॉन्ग टर्म एज वेल एज लाइबिलिटीज कैन बी शॉर्ट टर्म। उधार जो होता है वो आप लंबे पीरियड के लिए भी पे कर सकते हो, और उधार जो होता है वो आप शॉर्ट पीरियड के लिए भी ले सकते हो। देन कम्स टू योर एसेट। एसेट किस किस ने हमारी प्रीवियस एसेट वाली क्लासेस नहीं ली? एसेट की प्रीवियस जो हमारी क्लासेस हैं वो किस किस ने नहीं ली हुई? नॉन करंट तो सिंपल अच्छित वही होता है ना, नॉन करंट तो आपका लॉन्ग टर्म हो गया, नॉन करंट इज शॉर्ट टर्म, नॉन करंट इज लॉन्ग टर्म, तो उसको लॉन्ग टर्म बोल लो या नॉन करंट बोल लो, वो एक ही चीज है। निताक्षी अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी। ओके, सो आपका जिन्होंने एसेट की प्रीवियस क्लास नहीं ली हुई, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में एसेट की प्रीवियस क्लास का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, एसेट में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एसेट की हमारी फुल 1 घंटे की पूरी क्लास हुई थी, तो आप एसेट की क्लास एक बार वहां पे देखना। ठीक है, उस वाली जिसने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं ली हुई एसेट की, ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे प्लीज एसेट की क्लास देखना, क्योंकि एसेट एक बहुत बहुत ब्रॉड आइटम है, उसको हम नॉर्मली 5 मिनट में नहीं समझा सकते। तो आप वहां पे 1 घंटे की क्लास देखोगे, रिकॉर्डेड क्लास देखोगे, तो उसके अंदर आपको सारे एसेट्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिसने पहले एसेट्स की क्लास ली हुई है और उसको भी कुछ डाउट है, तो एक बार प्लीज वो भी दोबारा से देखना, और प्लीज रिमाइंड मी कि एक बार नेक्स्ट क्लास के अंदर हमको एसेट्स के बारे में फिर से डिस्कस करना। नहीं, अच्छे, एसेट सिंपली इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं होता, एसेट बहुत एक वाइडर टर्म होता है जो सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्स से नहीं आपका होता। फिर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर्स आएंगे। तो एसेट्स की एक बार पहले सारे रिकॉर्डेड क्लास देखना, देन विल कम बैक टू एसेट इन द नेक्स्ट क्लास। गॉट इट गाइस, एवरीवन? मैं आपको ग्रुप में आज की उसकी क्लास का लिंक एक बार भेज दूँ, ठीक है ना? ओके, तो एसेट्स में मैं अभी पूरा टॉपिक ही छुड़वा रहा हूँ एसेट्स का। ओके, देन कम्स टू योर रिसीट। रिसीट क्या होता है? एनीवन? व्हाट डू मीन बाय रिसीट? बिल जरूरी नहीं है कि बिल को हम रिसीट बोले। गुड सेल लिए होता है उसकी पेमेंट। ओके, ये अच्छा ठीक है। जब भी हम किसी गुड को सेल करते हैं, नॉट पेमेंट का प्रूफ, नॉट पेमेंट का प्रूफ इज अ कैश मेमो। कैश मेमो पेमेंट का प्रूफ होता है, रिसीट इज नॉट द प्रूफ ऑफ द पेमेंट, क्या उस पेमेंट।
जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो बेचने के बाद में जो हमको पैसा मिलता है, रिसीट इज अ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, आपका जो भी पैसा हमको सर्विसेज या गुड्स बेचने से मिलता है उसको हम रिसीट रिसीट बोलते हैं। जरूरी नहीं है ये पेमेंट का प्रूफ हो, जरूरी नहीं है कि ये आपका जो है बिल हो। इट अगर ये आपका जो होगा ये चाहे अभी मिल गया है चाहे फ्यूचर में मिलेगा। अगर मैं बोलते हैं हाउ मच रिसीट इज फॉर दिस करंट ईयर, दैट मीन्स इस साल में हमको टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बेच के कितना पैसा मिला, दस दैट इज रिसीट। बिल नहीं होता। ठीक है, आप बोलोगे कि इसके अंदर कुछ और नहीं होता, सिंपल प्रूफ इज रिसीट, मतलब कितना पैसा आया। क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर है। ये भी आप जब एसेट का एक बार वीडियो देखोगे तो उसमें क्लियर अप हो जाएगा। तो मैं भी एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस जो है इसको भी छोड़ रहा हूँ, इसको भी वो आपका एसेट और एक्सपेंस में क्लियर हो जाएगा। वो एक ही क्लास में मैंने दोनों टॉपिक्स कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। तीन टर्म्स हैं, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। तीनों में कोई फर्क? देखो, प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट हम वर्ड यूज करते हैं जो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, मतलब डे टू डे अर्निंग में जितना हमारी फर्म ने हमको कमा के दिया दैट इज नोन एज प्रॉफिट। डे टू डे रनिंग में हमने जितना भी आपको कमा लिया दैट इज नोन एज प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब डे टू डे एक्टिविटी इज नोन एज प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है हमारा डे टू डे एक्टिविटीज को परचेज सेल को करके, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हर्ष ने बोला यस, रेवेन्यू मतलब जितना पैसा आना है, कॉस्ट मतलब जितना हमारी जेब से कॉस्ट लगनी है, इन दोनों को माइनस करके जो रिमेनिंग बचा दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा गुड से भी हो सकता है, ये हमारा सर्विसेज से भी हो सकता है। 1 मार्क से ज्यादा का इसमें क्वेश्चन नहीं आया। सेकेंड इज गेन। गेन क्या हुआ कि हमारा जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज है, डे टू डे एक्टिविटी को छोड़ के अगर कोई भी हमारा पैसे में इंक्रीमेंट हुआ, मेरी बिल्डिंग के थ्रू इंक्रीमेंट हुआ इज गेन, मेरी गुडविल में इंक्रीमेंट हुआ इज गेन। सो इरेगुलर एक्टिविटी और मेरी लॉटरी लग गई, गेन। तो इरेगुलर एक्टिविटी से जब भी मुझे कुछ पैसे का इनकम होता है इज नोन एज गेन। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉस। लॉस सिंपल बेसिस पे कि हमको जो नुकसान हुआ उसको हम लॉस बोल देंगे। जो एक्सपेंसेस होते हैं अगर उससे ज्यादा हमारे खर्चे हो रहे हैं तो रेवेन्यू जो आ रहा है वो कम आ रहा है, दैट इज नोन एज योर आपका लॉस। सिंपल सा लॉजिक। ओके गाइस, गुड्स क्या होते हैं? व्हाट इज गुड्स? हाँ, शेयर सोल्ड एट हाई प्राइस, यस गेन हो गया। वी कैन से इंक्रीज इन क्वालिटेटिव एक्टिविटी, नहीं नॉट इंक्रीज इन क्वालिटेटिव एक्टिविटी निताक्षी। हम बिल्डिंग का प्राइस बढ़ा इज नॉट अ क्वालिटेटिव एक्टिविटी। लैपटॉप इज गुड, नो लैपटॉप इज नॉट अ गुड, लैपटॉप इज एसेट। आइटम सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर फॉर्म, नो निताक्षी ये भी कुछ नहीं हुआ। अच्छे टीवीज are good, no TV is not a good। सिद्धार्थ, मेडिसिन गुड्स फॉर केमिस्ट। सिद्धार्थ दिस इज एग्जांपल, मुझे और इजी लैंग्वेज में बताओ। परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस, ओके थोड़ा बहुत ठीक है। प्रोडक्ट इन विच बिजनेस इज डीलिंग, यहाँ गौरी ने ठीक बताया, गौरी की डेफिनेशन अभी तक ठीक है।
आई हैव अ टीवी फर्म और मेरे लिए टीवी गुड है। अर्चित आपने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था ये प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स। निताक्षी ठीक है। जिस चीज में हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, सेल तो हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। प्रगति दिस इज नॉट अ करेक्ट। हाँ ठीक है, कुणाल भी ठीक है। ओके, सो गाइस हम बोलते हैं कि गुड्स आर दोज थिंग्स जो बिजनेस का नेचर होता है, जिसमें बिजनेस रेगुलर बेसिस में डील करता है। ठीक है, जैसे मेरे लिए टीचिंग इज अ गुड, स्टेशनरी सर्विस बेसिकली गुड या सर्विस, तो मेरे लिए टीचिंग इज अ सर्विस बिकॉज मैं उसमें डेली बेसिस पे डील करता हूँ। स्टेशनरी वाले के लिए बुक्स एंड रजिस्टर्स आर द गुड्स, केमिस्ट के लिए मेडिसिन आर द गुड्स, फर्नीचर वाले की दुकान के लिए फर्नीचर इज अ गुड, कॉस्मेटिक्स वाले के लिए कॉस्मेटिक इज अ गुड। मेरे लिए फर्नीचर इज अ एसेट, बट फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर इज अ गुड। ठीक है, तो गुड्स आर दोज थिंग्स जिसमें बिजनेस डे टू डे बेसिस में डील करता है, उसका नेचर होता है, जिसको वो खरीदता इसलिए है कि मुझे इसको सेल करके प्रॉफिट कमाना। तो दोज ऑल द आइटम्स इन विच अ बिजनेस डील with the intention of reselling it and earning the profit is known as goods. इंस्टेड ऑफ उसको एसेट मान के, एक्सपेंस मान के, हम उसको गुड्स मानते हैं। क्लियर? गुड्स क्या होते हैं? ओके, हम अकाउंट्स में गुड्स कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। गुड्स हमने सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन में एक जगह यूज करा है, उसके अलावा बाकी अकाउंट्स में देयर इज नो अकाउंट नोन एज गुड। गुड नाम का कोई भी अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, गुड्स सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, इस नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। गुड्स को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं गाइस? 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, गुड्स को हम 4 हिस्सों के हिसाब से बोलेंगे। गुड्स जब परचेज करते हैं तो गुड्स का नाम होता है परचेज। गुड्स को जब सेल करते हैं तो गुड्स का नाम होता है सेल। गुड्स को जब परचेज को रिटर्न करते हैं तो गुड्स का नाम होता है परचेज रिटर्न। और गुड्स की जब सेल को रिटर्न होता है तो उसका नाम होता है सेल रिटर्न। गुड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, उनके 4 डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं। गुड्स जो होता है, गुड्स का इंडिविजुअल बेसिस पे कोई भी अकाउंट नहीं होता है। तो गुड्स को आप कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे स्टॉक भी, आपका गुड्स जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसको हम स्टॉक बोल देते हैं। ठीक है, वो बहुत कम यूज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं तब यूज होता है ये वर्ड। अदरवाइज ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में डे टू डे में आपका स्टॉक कोई भी वर्ड यूज नहीं होता। डे टू डे में 4 वर्ड्स यूज होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। जिस टाइम पे मुझे अकाउंट्स क्लोज करना होता है उस टाइम पे मैं गुड्स को स्टॉक नाम देता हूं। ठीक है, तो गुड्स हम बिजनेस में कभी भी नाम नहीं यूज करते। फर्नीचर परचेज को परचेज बोलोगे, फर्नीचर बोलोगे? फर्नीचर परचेज को परचेज बोला जाएगा या फर्नीचर बोला जाएगा? नहीं अर्चित, परचेज नहीं बोला जाएगा। सिद्धार्थ, फर्नीचर परचेज भी नहीं बोला जाएगा, सिर्फ फर्नीचर बोला जाएगा। परचेज वर्ड्स हम बिजनेस में सिर्फ गुड्स के साथ यूज करेंगे, बाकी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ हम उसका एक्चुअल नेम जो होगा सामान का वो यूज करेंगे। ठीक है, हमने बोला मोटरसाइकिल परचेज, क्या नाम ये दिया जाएगा? मोटरसाइकिल परचेज। हिमानी, परचेज नाम नहीं दिया जाएगा, परचेज नाम सिर्फ गुड्स को दिया जाता है, तो इस वजह से मोटरसाइकिल नाम दिया जाएगा, परचेज नाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हमने बोला फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सेल्स, सेल ऑफ फर्नीचर। जिस तरीके से परचेज का नाम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के साथ होता है, इस तरीके से सेल का नाम भी सिर्फ और सिर्फ गुड्स के साथ होता है, वो औरों के साथ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ बुक्स बाय अ स्टेशनरी शॉप, सेल ऑफ बुक्स बाय अ स्टेशनरी शॉप। अर्जित, यहाँ पे बुक नाम नहीं दिया जाएगा बिकॉज जैसे ही मैंने स्टेशनरी शॉप बोला उसके लिए बुक जो है वो गुड्स हो गई, गुड्स की सेल को सेल्स नाम, गुड्स की सेल्स को बुक नाम नहीं देंगे। बुक्स परचेज, बुक बुक परचेज बाय मी,
यहाँ पे बुक्स नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो जिस टाइम पे हमने बोला बुक्स सोल्ड बाय मी, अब भी बुक्स नाम दिया जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड कि मैं स्टेशनरी का काम कर रहा हूं। आप अपने आप उसको स्टेशनरी का काम नहीं लोगे, तो इस वजह से उसका नाम भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक्स ही दिया जाएगा। अपने आप अर्चित उसको फॉर्म को ये नहीं मानोगे ना कि उसका बुक्स का काम है। जब तक आपको मेंशन नहीं होगा, आप उसको चाहे खुद मान लो, आप फॉर्म हो, बट मेरा काम तो जो है वो केमिस्ट का है, तो मैं बुक्स सेल करने को जो है वो आपका सेल्स नहीं मानूंगा ना, मैं उसको बुक्स मानूंगा। क्या पता रद्दी सेल कर रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई आप अब जब तक बोला नहीं होगा, गुड्स वर्ड नहीं मेंशन होगा, तब तक अपने आप गुड्स नहीं मानोगे। ठीक है, ओके। सो गुड्स गाइस कितने नामों में डिवाइड होता है? 4 नामों में। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड क्लोजिंग ऑफ द बुक्स के टाइम पे जो आइडल स्टॉक पड़ा होता है वो गुड्स का नाम क्या चेंज हो जाता है? स्टॉक। इन वर्ड्स को सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सारी वही चीजें हैं आपका। ओके, नेक्स्ट इज योर ट्रेड रिसीवेबल। ओके, हमने डेटर पढ़ा था। डेटर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेटर? गाइस डेटर का मतलब क्या था? नहीं नहीं, हिमानी गलत बोल रहे हो। लेने होते हैं पैसे, हिमानी आप बोल रहे हो जिसको देने होते हैं। तो अर्चित एंड निताक्षी सी, जिससे हमको पैसे लेने होते हैं। सिद्धार्थ गलत हो। हु बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट, नॉट ओनली हु बाय गुड्स। हु बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट, हु ओ टू बिजनेस। गौरी आपकी ठीक है स्टेटमेंट, बट जनरली हम डेटर वर्ड ना उधार उधार सेल्स, उधार ऑफ गुड्स के लिए यूज करते हैं। तो ओनली हु ओज टू बिजनेस को तो मैं लोन भी बोल सकता हूँ, हम उसको डेटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो डेटर, डेटर जो हो गया वो डेटर आपका स्पेसिफिकली जनरली गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। नहीं, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर में थोड़ा सा फर्क होता है गाइस, अच्छा थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ ठीक है। तो गाइस इसके लिए मैं आपका आता हूँ, एक हम स्लाइड खोल लेते हैं आपकी। ओके फाइन। तो देखो आप एक व्हाइट वाली स्लाइड पे देखोगे, व्हाइट बोर्ड पे हमारा ट्रेड रिसीवेबल इज अ व्हाइट आइटम। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब आपके वो सारे के सारी चीजें, वो सारे के सारे अकाउंट्स, जिन अकाउंट्स से हमको पैसा मिलना है। ठीक है, जनरली गुड्स के फॉर्म, गुड्स बेचे हुए के फॉर्म में ही मिलना है। लोन से अगर पैसा मिलना हो ना, तो ट्रेड रिसीवेबल में नहीं आएगा। इसमें जनरली दो आइटम्स आते हैं। पहला आता है आपका डेटर, और दूसरा आता है इसमें बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ये फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल आपका दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है, बिल रिसीवेबल एंड डेटर। अब इन दोनों में थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है? डेटर तो हमने बोला जी, जिस बंदे ने हमसे गुड्स उधार पे लिए थे, जिस बंदे ने हमसे गुड्स उधार पे लिए थे, उसको हमने डेटर बोल दिया था। ठीक है, द पर्सन who has taken the goods from us on credit, और हमको उस पर्सन से पैसे लेने हैं, that person is known as debtor। बिल रिसीवेबल क्या होता है? जो ये डेटर है ना, ये डेटर तो वर्बल कम्युनिकेशन है इसके साथ मेरा। इतने पैसे ले लेना, इतने पैसे दे देना, आपसे मुझे इतने पैसे लेने हैं, या इतने पैसे बिल्स वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, बुक्स में लिखा हुआ है। अब डेटर से मैं पैसे मांगूंगा 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, कब पैसे मांगो? तो इन दैट केस जो डेटर होता है उससे ना कोई एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता कि इतने दिन बाद पैसे मांगने हैं या मुझे देना ही देना होगा। तो जब डेटर से एक एग्रीमेंट हो जाता है, इसको आप इजी लैंग्वेज में बोल लो, पोस्ट डेटेड चेक।
पोस्ट डेटेड चेक। जिस टाइम पे बिल्स पेबल नहीं, बिल्स रिसीवेबल। अर्चित अभी हम बिल्स रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, बिल्स पेबल उसी का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो आपका जो पोस्ट डेटेड चेक, मतलब डेटर जिससे हमको पैसा लेना है, उसने कहा जी ये लो पोस्ट डेटेड चेक, 3 महीने की बाद की डेट का चेक, इसको लो और 3 महीने बाद जाके पैसे निकाल लेना। तो जिस टाइम पे वो हमको वो एक कागज दे देता है, वो एक चेक दे देता है पोस्ट डेटेड, उस दिन पे हम बोलते हैं भाई आज से ये पेपर जो इसने दिया है ना, इसको संभाल के रखो। इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं उसको। जो चेक होता है वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इतने दिन बाद पे कर दूँ। सो आपका जो बिल रिसीवेबल है, जब हमको पेपर रिसीव हो गया तो हमको कैसे याद रहेगा कि हमने इससे पेपर रिसीव कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं आपसे पेपर रिसीव करता हूं, मैं डेटर से आपका नाम हटा के आपको बिल रिसीवेबल में डाल देता हूं कि अब मुझे इस बंदे को कॉल नहीं करना, मुझे जो है वो बिल रिसीवेबल को कॉल करना है, ठीक है। बिल रिसीवेबल मतलब पेपर को ध्यान में रखना। एग्जाम्पल देखते हो, मान लो मुझे आपसे फीस लेनी, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे आपसे फीस लेनी, आप मेरे पास आए, आप मेरे को बोलते हो कि सर आपने कॉल किया था कल और आपने कहा था जी मेरे को 1000 की फीस दे दे, ठीक है। आप मेरे को कहते हो जी सर ऐसा करो कि मेरे से ना ये 2 महीने बाद का चेक ले लो 1000 फीस का, आप जाना बैंक में जाना और इन दैट केस इसको आप क्लियर करवा लेना। अब मेरे साथ साथ मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन परफेक्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक भी परसेंट की। अब सोचो, अगर मैं आपने मुझे क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए अभी तक गाइस? एक चीज बताओ, क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई? आपने मुझे सिर्फ फ्यूचर की डेट का चेक दे दिया, तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई ना। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ओके 3 महीने बाद 2 महीने बाद मैं आपसे पैसे ले लूंगा, ठीक है। आपने वो चेक लाके मुझे रख दिया और मैंने चेक लेके अपने ड्रॉअर में रख दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे अलावा मेरे बिजनेस को 10 लोग 20 लोग और उसमें काम कर रहे हैं? इज इट पॉसिबल? क्या मेरे अलावा और 5 10 20 लोग उस बिजनेस में काम कर रहे हो सकते हैं? जब 5 10 20 लोग उस बिजनेस में काम कर रहे होंगे तो उस केस के अंदर इज इट पॉसिबल कि कोई बंदे को मैं वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया और उसने फिर 2 दिन बाद आपको कॉल कर दिया जी फीस दे दो? क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने अकाउंट्स खोला वहां पे तो उसको क्या नाम दिख रहा है, डेटा। तो इज इट पॉसिबल कि वो 2 दिन बाद फिर आपको कॉल कर दे, फिर थर्ड पर्सन कॉल कर दे, फिर फोर्थ पर्सन कॉल कर दे, फिर फिफ्थ पर्सन कॉल कर दे? क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि जो ये डेटर है, इस डेटर वाले बंदे से एक एग्रीमेंट हो गया है और 2 महीने बाद उससे मुझे डेटर को नहीं कॉल करना, मुझे तो वो चेक लेके बैंक में जाना पैसे क्लियर करना। उस केस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हम बुक्स में एक ट्रांजेक्शन की एंट्री पास ऑन करते हैं कि अब मुझे डेटर से पैसे नहीं मांगने। उसको उठा के मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? पोस्ट डेटेड चेक, बिल रिसीवेबल में ट्रांसफर कर दिया। एंड फ्यूचर की डेट में बिल रिसीवेबल से पैसे मांगो। अब जो भी बंदा मेरी बुक्स खोल रहा है उसको क्या एंट्री दिख रही है? बिल रिसीवेबल। उसको पता है कि डेटर ही है ये बेसिकली, बट इससे कोई एग्रीमेंट हो रखा है और इससे 2 महीने 3 महीने बाद पैसे लेने हैं, तो वो आपको कॉल नहीं करेगा। चाहे 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे 5 बंदे, कितने भी बंदे हमारे अकाउंट्स की बुक्स को खोले, उनको पता है कि इससे एक एग्रीमेंट हो रखा है, तो दैट एग्रीमेंट, दैट पोस्ट चेक इज नोन एज बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमेशा डेटर से ही शिफ्ट होके बनता है, डायरेक्टली कभी नहीं बन सकता। तो जो गुड्स होंगे, गुड्स से डेटर शिफ्ट हुआ, डेटर से बिल रिसीवेबल शिफ्ट हुआ और 3 महीने बाद बिल रिसीवेबल से बैंक में पैसा आ गया। तो गुड्स से डायरेक्ट भी आ सकता है बैंक, डायरेक्टली गुड्स बेचे और बैंक आ गया। गुड्स डेटर और डेटर से भी बैंक आ सकता है, और गुड्स डेटर
बी आर एंड देन बैंक भी आ सकता है। तो इट कैन बी दिस ट्रांजेक्शन ऑल्सो, इट कैन बी दिस ट्रांजेक्शन ऑल्सो, एंड इट कैन बी दिस ट्रांजेक्शन ऑल्सो। तो आपका ये किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन चल सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको बिजनेस में सारी चीजें क्लियर रखनी है। एक चीज अगर हुई है तो उसकी इंफॉर्मेशन हर पर्सन को हो। इस वजह से फॉर द टाइम बीइंग मुझे याद ना रहे, मैं ही दोबारा कॉल कर दूं तो व्हाट इज AKOS? नोरा, इसका क्या मतलब हुआ? ओके, नहीं। सो गाइस, आपका बिल रिसीवेबल का मतलब कि आपका ये पैसा मेरे को डेटर के साथ में आपका जो है एग्रीमेंट हो गया है और ये पैसा मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो जितनी भी टोटल मेरे पास डेटर्स की वैल्यू है और जितनी भी मेरे पास टोटल बिल रिसीवेबल की वैल्यू है, कंबाइनली इट इज नोन एज ट्रेड रिसीवेबल। किसी को डाउट है ट्रेड रिसीवेबल में? एनीबडी हैज एनी डाउट कि व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? सबको क्लियर है ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ओके, आज जो पढ़ा गाइस उसमें किसी को भी डाउट कुछ? ओके, एक मिनट रुको। हमको मेरे को आपको सेंड करनी है अकाउंट्स वाली क्लास सेंड करनी है ना मेरे को आपको। क्रेडिट रिसीवेबल, क्रेडिट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? ये कोई वर्ड नहीं है, क्रेडिट रिसीवेबल कोई वर्ड नहीं है। अच्छा, किसका अपोजिट? बिल रिसीवेबल का अपोजिट जो हो गया वो बिल्स पेबल हो गया। क्रेडिट रिसीवेबल नहीं, बिल्स पेबल। इलेवेंथ अकाउंट्स, इलेवेंथ अकाउंट्स के अंदर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 3। ओके, सो गाइज मैं आपको ये भेज रहा हूँ। अकाउंट्स 11। ओके, क्रेडिट रिसीवेबल, क्रेडिट रिसीवेबल से नहीं कुछ नहीं होता, आपका बिल्स रिसीवेबल ही होता है। ओके, सो गाइज मैंने आपको ग्रुप में भेज दी है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइम थर्ड क्लास हुई थी। आज हमारी 14th क्लास है, आई थिंक ये लास्ट थर्ड क्लास थी। उसमें मैंने एसेट्स और एक्सपेंसेस को क्लियर किया। तो जिसने नहीं देखा या जिसको डाउट है वो प्लीज आप इस थर्ड क्लास को एक बार पूरी की पूरी को देखना, एंड उसके बाद कोई भी डाउट होता है तो विल क्लियर दैट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो आज यहाँ तक करते हैं एंड देन मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।